मैं जमी हूँ, मैं जमी हूँ, मेरा ज़र्फ आसमान का है कि टूट कर भी मेरा हौसला चट्टान का है। कफस तो मेरे मुकद्दर में था लेकिन कफस तो मेरे मुकद्दर में था लेकिन हवा में शोर अभी तक मेरी उड़ान का है। हवा में शोर अभी तक मेरी उड़ान का है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हम इनवाइटेड करते हैं अपने ही प्योर डिस्कशन ग्रुप के मेंबर बिस्मा नौरीन साहिबा को और उनका इस्तकबाल करते हैं, क्योंकि हमारी जानकारी में ये बात आई है कि वो माशाल्लाह एक जर्नलिस्ट भी हैं। तो ऐसा जर्नलिस्ट उनके तजुर्बात कैसे रहे हैं, और जैसे कि वो पाकिस्तान के सिटीजन हैं, तो पर्टिकुलरली पाकिस्तान सिटीजन में जर्नलिस्ट बनना या जर्नलिज्म में काम करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, क्या उनके एक्सपीरियंसेस हैं, आए उनसे पता करते हैं। तो वेलकम बिस्मा मैम, थैंक यू, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। अमीर साहब क्या हाल है, खैरियत से हैं? अच्छा, ऐसा है कि जैसा कि अभी 3 दिन पहले हमारा एक इंटरव्यू हुआ था जो काफ़ी अच्छा चला, और आज ये मेरा आपके पास दूसरा इंटरव्यू है जो एज अ जर्नलिस्ट के हवाले से है। अच्छा, जर्नलिस्ट में मैं आपको बताऊं कि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और जर्नलिस्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जो है ना सोशल मीडिया पे मतलब एक अपना ही फ्रेंड बनाया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप्स का। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ मैं, तो ना कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, और जर्नलिज्म से मेरा समझने दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। लेकिन चूँकि मैं रिपोर्ट्स वगैरह बना लेती हूँ और काफ़ी काम कर लेती हूँ, तो इसलिए लोग मुझे जर्नलिस्ट समझते हैं कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। जैसे मुझे लोग कानून में केसेस फाइल करते हुए समझते हैं कोर्ट में कि मैं वकील हूँ, इसी तरह रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ के लोग समझते हैं कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। अच्छा, जर्नलिज्म में इस तरह से आप मुझे कह भी सकते हैं कि जब मैंने स्टार्ट लिया था मतलब फील्ड में मैं दाखिल हुई थी, तो मुझे शौक था सहाफत के शोबे से वाबस्ता होने का। तो मैंने स्टार्ट लिया था छोटे मोटे अखबारात से ज्वाइन कर किए मैंने, जैसे डेली स्पेशल है और जो ना मतलब टेलीग्राफ वगैरह। मतलब मुझे अब थोड़ा नाम याद नहीं है। अवामी मसाइल पे मैं खुली कचहरियाँ लगाती थी लियारी में 2012-13 के दरमियान। बड़े हालात ख़राब थे, तो उस वक्त खुली कचहरी लगाती थी मैं लियारी के इलाकों में। तो वो मैंने एज अ जर्नलिस्ट समझिए उसको, मैं सहाफत के शोबे से कह सकती हूँ कि मैंने काम किया। लेकिन मैं बहुत जल्दी मायूस हो गई और फिर मैंने वो काम छोड़ दिया। बिस्मा मैम, ऐसा फील हो रहा है कि आपने ईयरफोन यूज कर रही हैं आप, और ईयरफोन की वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपकी आवाज में काफी कुछ अजीब सी वॉइस है, आवाज साउंड है। तो प्लीज उसको निकाल कर अवॉइड कीजिए। अभी ईयरफोन के अलावा आप बोल रहे तो शायद बेटर वॉइस आएगी और रिकॉर्ड रेकॉर्डिंग में ठीक रहेगा। थैंक यू। अच्छा जी, ओके, मैंने एयरफोन निकाल दिया है और मैं ख्याल से अब आपको मेरी आवाज ठीक आएगी। बिस्मा मैम, तो आखिर हम आपका आज के टाइम में प्रोफेशन क्या समझें, यानी कि आपकी सोर्सेज ऑफ इनकम क्या हैं, क्या आप कहीं पे सर्विस में हैं या क्या प्रोफेशन है आपका, प्लीज बताना चाहें तो बहुत खुशी होगी, शुक्रिया। जी, आप मेरे प्रोफेशन में समझ सकते हैं कि मैं ऑलराउंडर हूँ, सारे काम खुद ही करती हूँ। और अपनी अर्निंग के हवाले से मैं आपको बताऊं कि मेरा कोई ज़राए आमदन नहीं है। सेकंड, जो मैं केसेस वगैरह फाइल करती हूँ और इस्लामाबाद तक जाती हूँ और सारा जो है, तो उसके लिए मेरे अपने कुछ अच्छे जान पहचान वाले लोग हैं जो मुझे कुछ ना कुछ छोटी मोटी रकम की इमदाद कर देते हैं, जैसे 5,000, 10,000, 2,000। तो इस तरह मैं ये तमाम अपने अखराजात पूरे करती हूँ जो कोर्ट्स वगैरह के मैटर होते हैं, जो मैं केसेस फाइल करती हूँ, जो कि पब्लिक लिटिगेंट्स होती हैं। अच्छा, उसके अलावा जो मतलब मेरे घर के अखराजात हैं वो तो मेरे ऊपर बर्डन नहीं है। बिजली का बिल मैं नहीं भरती हूँ, गैस का बिल मैं नहीं भरती हूँ, घर के खर्चे मेरे ऊपर नहीं है, तो ये सारा घर वालों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो भाई और हस्बैंड वगैरह, बच्चों का हस्बैंड करता है और भाई घर पे अब मतलब घर के खर्चे पूरे करते हैं। मैम, अगर आप बताना पसंद करें
तो आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? किसी बिजनेस में है या सर्विस में? अच्छा, ऐसा है कि हस्बैंड का जो है ना एक छोटा सा दूध का बिजनेस का नहीं है, बिजनेस तो नहीं है, दूध का काम है, बिजनेस भी कह सकते हैं अपना। होटल्स पे दही वगैरह सप्लाई का या दूध का। और सेकंड वो इलाके के काउंसलर भी मतलब पिछले हिसाब का है। और सेकंड ये कि जो है ना मैं अभी फिलहाल हस्बैंड के साथ तो नहीं हूँ, मैं अपने फादर के घर, अम्मी के घर पे रहती हूँ, तो भाई के साथ हूँ। मैम, शादीशुदा लाइफ में ये तो एक खैर आम बात है कि आदमी अपने घर पे भी जाता है और हस्बैंड के ससुराल में भी जाता है। इसी तरह से है या खुदा न खास्ता कुछ ज्यादा लंबे टाइम के लिए आप लोगों में कुछ मामला है? ऐसा तो नहीं है मैम, अगर आप बताना चाहें, वैसे आपके पर्सनल मैटर है। अच्छा, ऐसा है कि लॉन्ग टाइम पीरियड है, तो अभी मैं जेल में थी, तो हस्बैंड ही सारा काम कर रहे थे बाहर मेरे हवाले से, या घर वाले कर रहे थे मेरे, तो इसलिए। लेकिन मेरी रिहाइश नहीं है हस्बैंड के साथ काफी अच्छे से। बाकी मेरे ख्याल से एज अ जेंट मैम, तो आखिर हम आपका आज के टाइम में प्रोफेशन क्या समझें? यानी कि आपकी सोर्सेज ऑफ इनकम क्या हैं? क्या आप कहीं पे सर्विस में हैं या क्या प्रोफेशन है आपका? प्लीज बताना चाहें तो बहुत खुशी होगी। शुक्रिया। जी, आप मेरे प्रोफेशन में समझ सकते हैं कि मैं ऑलराउंडर हूँ, सारे काम खुद ही करती हूँ। और मैम, अगर आप बताना पसंद करें तो आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? अच्छा, ऐसा है कि हस्बैंड मैम, शादीशुदा लाइफ में ये तो एक खैर आम बात है कि आप अच्छा, ऐसा है कि लॉन्ग टाइम पीरियड है, तो अभी मैं जेल में थी, तो हस्बैंड ही। बाकी मेरे ख्याल से एज अ जर्नलिस्ट के हवाले। जी बिस्मा मैम, आपने मेनली तो ये बताया कि आप कोर्ट के काफी काम कर लेती हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे कामों को मैं बखूबी जानता हूँ, इसमें भी इनकम अच्छी बन जाती है, बहुत अच्छा काम है और काफी लोगों का आना जाना भी लगा रहता है। प्लस जर्नलिज्म में भी आपने कहा कुछ ना कुछ तो आप करती रहती हैं, तो हम इसी बात पे आ जाते हैं कि पाकिस्तान जैसे कि मुस्लिम कंट्री कहलाई जाती है, हम तो यही समझते हैं। और जैसे कि माशाल्लाह आप लेडी हैं, वैसे तो हम अब टीवी वगैरह पे भी देखने लगे हैं काफी कुछ, पहले तो बहुत ज्यादा मुश्किलात थी देखने में सुनने में, अब तो व्हाट्सएप की वजह से काफी क्लोजनेस आ गई है। तो एज अ लेडी क्या कोई प्रॉब्लम्स होती हैं एक मुस्लिम कंट्री में, या एज अ जर्नलिस्ट आपने क्या महसूस किया कि क्या क्या आपको दिक्कतें, ये परेशानी है महसूस करती हैं आप? बताएं। शुक्रिया। अच्छा, ऐसा है कि जब मैंने स्टार्ट किया था सहाफत के शोबे में, तो बहुत सारे मसले मसाइल थे मुझे, मतलब मैंने शौकिया काम शुरू किया था। लेकिन मसला ये है कि मैं शौकिया काम करने के चक्कर में अपनी कन्वेंस पैसा भी, मतलब जो कहीं भी जाना होता था वो सारा खर्चा मैं खुद करती थी। और सेकेंडली रिपोर्ट्स जब छापते थे तो वो भी कहते थे कि जनाब रिपोर्ट छापने के भी पैसे दें, तो खुद भी कमाओ और हमें भी खिलाओ। तो मुझे बड़े गलीज से ये जुमले लगे कि खुद भी कमाओ और हमें भी खिलाओ। तो मैं जाहिर है खानदानी औरत हूँ, तो फिर मैंने इस काम से इज्तनाब किया, लेकिन मेरा शौक चूंकि खत्म नहीं हुआ, इसलिए फिर मैंने सोशल मीडिया को ज्वाइन किया और अपना एक सिस्टम बनाया सोशल मीडिया पे। तो होते हैं मसले मसाइल बहुत सारे, जाहिर है सच कह दो तो यहाँ आजकल लोगों से सच्चाई हजम नहीं होती है, तो मैं भी हमेशा से सच ही कहती आ रही हूँ, सोशल मीडिया पे अपनी सच्चाई साबित करती हूँ दलील के साथ। तो लोगों के पास तो दलील नहीं होती है, और फिर बगैर दलील के वो मतलब जो ना बिला वजह मतलब जो ना गालम गलोच शुरू कर देते हैं। फिर जाहिर है मैं भी फील्ड में हूँ, 8-10 साल हो गए मुझे, और अब इतना मर्दों के बीच में रह रहे के तो गालियों का जवाब देना फिर मुझे भी आ गए, तो थोड़ी बहुत मैं भी रिटर्न बैक गालियों के जवाब दे देती हूँ। बस इससे मेरे को काफी परेशानी होती है कि मैं औरतों की गालियां देती हूँ। तो जब आप मर्दों की गाली दे सकते हो तो मैं आपको आपकी गाली का जवाब औरतों के क्यों नहीं दे सकती। बाकी ये है कि एज अ सोशल एक्टिविस्ट मैंने यहाँ पे कोई जायदादें नहीं बनाई, बैंक बैलेंस नहीं बनाया, कोई मतलब जो है ना इस तरह के काम नहीं किए जिससे अर्निंग मतलब हो मुझे। तो मैं तो मतलब समझ ले
पता नहीं क्यों ये सारा सिस्टम इतना बड़ा उठा के चल रही हूँ बहरहाल, लेकिन शायद गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारियां उठाने से इनकार कर दिया है, इसलिए उसकी जिम्मेदारियां भी मुझे उठानी पड़ रही हैं और उसके लिए मेरे ऊपर काफी बहुत बड़ा बोझ पड़ा हुआ है। बिस्मा मैम, जैसे कि वीडियोस वगैरह भी आई थी, हमने पिछले सेशन में आपको दिखा भी दी थी, आपका अरेस्ट भी हुआ था और आपने खुद कहा कि आप काफी टाइम रह के आई हैं। तो इस तरह के केसेस भी आप पे चलते रहते होंगे, जैसे अब आपने अभी बताया कुछ फाइनेंशियल नीड्स का जिक्र किया। तो आखिर आप क्या सोचती हैं कि उन केसेस को कोशिश करनी चाहिए कि एक दफा फाइनलाइज हो जाए या खत्म हो जाए? अगर आप वन साइडेड भी खत्म करें, किस पोजीशन में है? या ये कि आपकी हार्ड अर्नड मनी का एक पोर्शन बाकायदा कोर्ट्स वगैरह में ही जाता रहेगा केसेस वगैरह लड़ने में? इस बारे में आप क्या मुस्तकबिल देखती हैं, बताएं। शुक्रिया। अच्छा, ऐसा है कि जाहिर है मेरे ऊपर जितने भी केसेस हैं, 3 केसेस मेरे ऊपर बनाए हुए हैं, तो तीनों एफआईआर मेलाफाइड हैं और टोटली फॉल्स हैं। तो ये जो केस मेरे ऊपर एटीसी में चल रहा है 295 या 298 पीपीसी का, वो भी फालसी केस है, क्योंकि वो 295 सी की एफआईआर थी शहनशाह नकवी के खिलाफ और खुद मेरे मुद्दई क्या कहते हैं उसका, आगा रहीम जाफरी के खिलाफ। मुझे तो मोहरे के तौर पे इस्तेमाल किया गया, आगा रहीम जाफरी को लॉयर्स ने इस्तेमाल किया और लॉयर्स ने मुझे जेल में फंसाने के लिए, सजा लगवाने के लिए 10 से 15 साल 25 साल की इन्होंने उसका इस्तेमाल किया ताकि मैं इस केस में फंस जाऊं और मेरी वीडियो को बहुत ज्यादा वायरल करके तमाम विषयों को मेरे पीछे लगा दिया, जबकि तमाम विषयों के लिए तो ना वीडियो बनाई थी और ना मेरी ऐसी सोच थी, ना मैंने ऐसा कुछ कहा तमाम विषयों के लिए। लेकिन इन लॉयर्स ने जैसे अपनी वीडियो पे इन्होंने लगा लिया कि सबको लॉयर्स को गालियां देती है, सबको तो नहीं देती हूँ मैं, सारे लॉयर्स से तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने सबको शामिल कर दिया। इस तरह पूरे बार कौंसिल मेरी दुश्मन, क्या पूरे पाकिस्तान बार मेरी दुश्मन है। उसके बाद इन्होंने शिया एक के लिए बनाई थी वीडियो, इन्होंने सारे शियों को मतलब सब जगह मेरा दुश्मन बना दिया, यहाँ तक कि जेल में सारे शिया थे उनको भी मेरा दुश्मन बना दिया, जो जेल में मेरे साथ इस तरह का नाजुक सलूक होता रहा और तशद्दुद हुआ। मतलब ये सारी बातें इन लॉयर्स ने पता नहीं किस तरह ये सारा मतलब जो है सिस्टम अपने आप को समझा हुआ है बहुत ज्यादा ताकतवर और बहुत मतलब जो है इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई इनके खिलाफ आवाज ना उठाए। आज भी बल्कि जो है ये लोग मेरे खिलाफ, मैं गई थी कोर्ट में सर्टिफाइड कॉपीज के लिए, एक ब्रांच में बैठी थी, तो वहां पे वही पिछला एक साहब का मेरा लॉयर, मेरा तो नहीं खैर, जिसने मुझ पे एफआईआर कटवाई थी झगड़ा करके, वही लॉयर आके फिर बैठ गया और फिर उसने फोन करके दूसरे लॉयर्स को बुलाने की कोशिश की मेरे चक्कर में कि ये जो है ना फिर आ गई है ये वो, मतलब इस तरह का कुछ। लेकिन उसने बात इस तरह से मतलब कही कि मैं समझूं भी और नहीं भी समझूं कि वो मेरे ही लिए कह रहे हैं, किसी और के लिए कह रहा है। मतलब ये तो इनका तो एक हैबिचुअल लोग है, ये एक ही हैबिट है इन लॉयर्स की कि जो भी इनसे जरा नजर उठा के बात कर ले और जो है ना इनके खिलाफ बोल दे कोई बात या इनसे कोई डिस्कस कर ले तो ये उसके दुश्मन बन जाते हैं और मेरे तो ये जानी दुश्मन बने हुए हैं। और रह गई बात केसेस को खत्म करने की, तो केसेस खत्म किस तरीके से होंगे, मैंने तो क्लेम किया है ट्रायल के लिए, ट्रायल चलाओ साबित करो। तो उसमें ये है कि अब देखते हैं आगे क्या होता है। एटीसी का भी अभी जो है ना मैं गई थी सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए, बेल ऑर्डर की, लेकिन पता नहीं क्यों बेल का ऑर्डर अभी तक मुझे नहीं मिल रहा कोर्ट से कि बेल में जज साहब ने क्या किस तरह मतलब मुझे बेल दी है, वो ऑर्डर मैं पढ़ना चाह रही हूँ। जेल से रिलीज निकाल दिया उन्होंने, लेकिन अभी तक मुझे बेल का सर्टिफाइड ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है। तो मुझे वो भी मशकूक लग रहा है कि यार अभी तक बेल का ऑर्डर लिखा ही, कह रहे हैं लिखा ही नहीं गया है, तो क्यों नहीं लिखा गया? इतने दिन हो गए, बेल का ऑर्डर 12 दिसंबर से हुआ है और अभी तक एक छोटा सा मामूली सा ऑर्डर नहीं लिखा गया, बाकी दूसरे काम हो रहे हैं, मेरा ऑर्डर क्यों नहीं लिखा गया है अभी तक? मुझे यहाँ भी दाल में काला नजर आ रहा है, क्योंकि जेल इंतजामिया मुलविस है लॉयर्स के साथ और लॉयर जेल इंतजामिया के साथ मुलविस है। और आई थिंक सो मुझे नहीं आइडिया इस बात का कि एटीसी में कोर्ट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा और आगे क्या होने वाला है, तो मैं इससे ना वाकिफ हूँ। जो जहां तक मेरा आइडिया है मैं इस पे कोई कमेंट्स पास नहीं कर सकती कि एटीसी के केस में अभी ट्रायल पे क्या होता है और आगे क्या नहीं होता, क्योंकि जज मुझे क्रॉस करने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि क्रॉस में अपने दोनों केसेस में खुद कर रही हूँ, खुद करने वाली हूँ, एक में कर रही हूँ और दूसरा भी अब शुरू होगा तो मैं खुद क्रॉस करूंगी, लेकिन ये एटीसी में मुझे क्रॉस नहीं करने दे रहे हैं। और अगर एटीसी में मैंने क्रॉस कर लिया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह जीत जाऊंगी केस को, और वो लॉयर्स के लिए बजित है, जबकि उन्हें पता है सब कुछ जज साहब को कि लॉयर्स के साथ तो दुश्मनी चल रही है और ये लोग तो चाहते हैं कि मुझे सजा लगे। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या जज साहब ये चाहते हैं कि मुझे सजा लग जाए,
तो जबकि मेरी तो सजा ही नहीं बनती, FIR ही मैलाफाइड है। पहली बात तो मुझे हैरत इस बात है कि ATC में केस एडमिट कैसे हो गया। बेल तो बहुत बड़ी बात है, ATC से मैंने बेल ले ली तो बहुत मामूली सी बात है। एडमिट होना केस का ATC में बनता ही नहीं था, 780 है, फिर उसके बावजूद वो ATC में एडमिट हो गया। मुझे तो इस पे डाउट होता है कि मुझे नहीं लगता कि ATC में कुछ अच्छा होने वाला होगा। बिस्वा मैम, जब हम कानूनी मामलात को देखते हैं तो दो तरह के डिबेटेशन हम कर सकते हैं। एक तो मामला वहां तक होता है जहां तक वो पुलिस के अंडर में होता है, वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वो तहकीकात करेंगे, फिर वो चार्जशीट बनाएंगे। और एक मामला ये होता है कि जब केस अदालत में चला जाता है, तो एज इन होल आप क्या मानती हैं कि पुलिस प्रशासन या पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा इफेक्टिव रहता है वहां लोगों पे, या बदउनवानियों में ज्यादा मुलविस है, या ये कि आप लोगों की जो अदलिया है यानी कि कोर्ट वाले, कोर्ट में इंसाफ जैसे होता है तो देर या नाइंसाफी का खतरा ज्यादा कहाँ होता है? आपका क्या तजुर्बा है, बताएं। शुक्रिया। अच्छा, ऐसा है कि बिल्कुल बदजुर्मानी पे मुलविस होते हैं ये सारे पुलिस वाले, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होती हैं कि FIR भी बदजुर्मानी पे ही मुलविस होती है, मबनी होती है। तो इनकी FIR से लेके तफ्तीश तक सब कुछ बदजुर्मानी पर मबनी होता है। अच्छा, सेकंड, उसके बाद जब एक बदजुर्मानी पे FIR कट जाती है और वो कोर्ट जाती है रिमांड पे, तो अगर जज उसको फर्स्ट डे समझ आ जाता है कि ये FIR मैलाफाइड है, ये फॉल्स है, लेकिन इसके बावजूद वो उस FIR को बजाय उसी दिन मतलब जो है ना उसको उड़ाने के, वो उसको ट्रायल चलाते हैं और जो है ना उसको जो है ना जेल कस्टडी कर देते हैं। और इस तरह एक लंबा प्रोसीजर उसका जो है ना बेल मिलने में, फिर बेल कैंसिलेशन में और सारा कुछ, तो पूरा आगे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। मैं किससे मतलब किसको अपने, मैं किसके, वो कहते हैं ना एक शेर है कि मैं किसके हाथों पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। और जब ये चार्जशीट जमा करा देते हैं तो उसके बाद, अच्छा ऐसा है, मैंने देखा बहुत सारी जगहों पे ना, जैसे मैं जेल में 6 माह रही हूँ कैदी औरतें, उनका फर्स्ट सबसे पहले यही होता था कि अभी चार्जशीट जमा नहीं हुई तो बेल लग नहीं सकती। अगर चार्जशीट जमा होने से पहले बेल लग गई तो जो है ना हमारी बेल रिजेक्ट हो जाएगी। हर कैदी की जबान पे यही होता था, हर औरत की। अच्छा, फिर उसके बाद गवाह क्रॉस, एक दो गवाह क्रॉस हो गए, उसके बाद बेल लगाएंगे, वरना बेल रिजेक्ट हो जाएगी। जबकि मैं अजीब सा लगता था मुझे जब वो लोग ये बातें कहती थी, क्योंकि मैंने जो अपनी दोनों बेलें ली हैं वो अभी तक गवाह और क्रॉस का तो सिस्टम ही नहीं शुरू हुआ। चार्जशीट जमा हुई, अच्छा फर्स्ट डे बेल जो मैंने लगाई थी चार्जशीट जमा होने से पहले ही लगा दी थी, लेकिन वो लॉयर्स ने मेरी डिसमिस करा दी और उसी बीच मेरा जनरल चार्जशीट भी आ गई थी। तो लॉयर ने खड़े होकर डिसमिस कराई, फिर मैंने सेशन चली, अभी तक गवाह क्रॉस कुछ भी नहीं चला, तो मैंने बेल ले ली। और उसके बाद ATC में भी अभी मतलब जो है ना चार्जशीट आई ही है और मैंने बेल ले ली। तो इसमें तो चार्जशीट आने का ये तो नहीं होता ना कि अब लोगों कहती हैं औरतें हमारी 6 महीने हो गए चार्जशीट नहीं आई है, हमारे 8 महीने हो गए। तो इसमें सबसे पहले तो शुरुआत जो होती है तो वो तो पुलिस से होती है, क्राइम की शुरुआत जहाँ से होती है वो पुलिस से होती है, और उसके बाद सारे मुलविस हो जाते हैं इसमें। उसमें लॉयर हो या फिर अदालत हो, फिर वो अगर आपके ऊपर फॉल्स FIR कट गई है ना तो उसको साबित करना उनका काम है। यानी कि अगर आपको मुलजिम बना दिया है तो मुजरिम बनाना आपका जो है ना कोर्ट्स का और लॉयर्स का काम है कि आपको मुजरिम साबित कर दे। वो इक्का दुक्का इत्तेफाक यही होते हैं कि जो केस है ना बरी हो जाते हैं, या फिर वो भी सालों मतलब कितने साल जेलों में सजाएं काटने के बाद बरी होते हैं, तो पता लगता है कि वो बेगुनाह थे। तो मतलब सालों जेलों में सजा काटने के बाद ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो है ना, जिनका जिक्र मैं यहाँ पे करूँ या नहीं करूँ, बहरहाल बहुत कुछ देखा है मैंने तो कोर्ट में, जेल में। तो अब बयान क्या करूँ, सभी को पता है सब कुछ कि हमारा जुडिशरी सिस्टम भी कैसा है और हमारे लॉयर्स भी कैसे हैं और हमारी पुलिस भी कैसी है। वैसे तो खैर करेंसी का फर्क आपके यहाँ बहुत ज्यादा चल रहा है। मुझे लगभग शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग 20-25 साल पहले की बातें तो याद हैं। कुछ लोग आते जाते थे पाकिस्तान से हमारे मुस्लिम फ्रेंड्स के यहाँ, तो जब तो हमारा 100 रुपए का नोट लगभग बराबर ही था आपके,
कभी कभी 10-5 रुपए का फर्क हो जाता था, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के रुपए में कोई खास फर्क नहीं था। आज मेरी जानकारी में यह आ रहा है कि महंगाई की वजह यह भी है कि डॉलर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लगभग 300 रुपए का आपके यहाँ हो गया है, जबकि हमारे यहाँ नियर अबाउट 75 to 77 चलता रहता है। तो इतने महंगाई के दौर में बहरहाल माशाल्लाह आपने बताया 4 बच्चे भी हैं और अपनी लाइफ के बारे में भी आपने काफी कुछ बताया, ओपन किया। खुदा ताला आपकी हर स्टेज पे मदद करे। तो आपका अपने मुस्तकबिल के लिए क्या प्लानिंग है, क्या सोचती हैं आप कि आपका फ्यूचर कैसा होना चाहिए, क्या होगा, और आप अपने बच्चों को अल्टीमेटली क्या फ्यूचर दे पाएंगी, बताएं। शुक्रिया। जी बिल्कुल। मुझे याद है कि अब से जब मैं छोटी सी थी, बचपन में 6-7-8 साल की उम्र में, आई थिंक सो, हम भी इंडिया गए हैं। 2-3 चक्कर लगे हैं मेरे इंडिया के, बचपन में लगे हैं, मतलब जब से होश संभाला है उसके बाद से हम इंडिया नहीं गए। तो उस वक्त काफी सस्ताई थी इंडिया और पाकिस्तान का रुपया, एक ही मतलब कैटेगरी में आता था, ज्यादा महंगा नहीं था पाकिस्तान। मतलब जरा ये 2-4 रुपए का फर्क आता था मेरे ख्याल से उस वक्त भी। और सेकेंडली यहाँ पे डॉलर इस वक्त 300 रुपए का है और महंगाई तो जाहिर है, हमारे जो सियासतदान है वो अपनी जेबें भरते हैं और डॉलर से फंडिंग लेते हैं और जो है ना कर्जा लेते हैं, और कर्जा लेके वो उसको जायज जगहों पे इस्तेमाल करने के बजाय सूद देते हैं। सबसे पहले तो सूद हमारे यहाँ इस्लाम में जायज नहीं है, हराम है। तो जाहिर है सूद तो फिर इंसान को ले डूबता है, तो ये तो मुमलिकत है, तो मुल्क को भी ले डूबता है। तो बहरहाल ये तो अल्लाह के राजों में से एक राज है। तो इसीलिए पाकिस्तान इतना कुछ झेलने के बावजूद अभी तक अपनी जगह पे कायम दायम है। और सेकंड ये है कि बच्चे मेरे जो है ना 4 हैं और पढ़ रही है। मेरी बेटी को फर्स्ट टाइम एडमिशन दिलाया है, अभी कॉलेज का थोड़ा सिस्टम उसका चल रहा है। बच्चे छोटे वाले जो हैं मेरा, एक 7 में है और एक इंशाल्लाह भी 6 में चला जाएगा। और बड़ा बेटा मेरा मतलब 20-21 पारे उसने हिफ्ज किए हुए हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ सका है। उसका 9th और 10th का प्राइवेट कराने का इस साल इरादा है मेरा। तो उम्मीद है कि बच्चों को मैं जो है ना कोई फ्यूचर देना चाहती हूँ। जाहिर है मैट्रिक कम से कम कर ले तो, और कॉलेज लाइफ मतलब जिससे मेरी बेटी फर्स्ट ईयर में जाएगी। तो अब उस पर डिपेंड किया हुआ है मैंने कि जो है ना उस पर छोड़ा हुआ है कि वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी। बहरहाल तो उसको लॉ के हवाले से भी कि जो है ना लॉ कर ले तो उसकी भी छूट है उसको, और वो आर्मी ज्वाइन करना चाह रही है। तो हमने अभी देखते हैं उसमें क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। अगर कोई मतलब जो है ना फीडबैक मिला तो इंशाल्लाह उसको आर्मी ज्वाइन करा देंगे। अदरवाइज बैंकिंग का भी उसका इरादा है, कॉमर्स पढ़ रही है। तो देखते हैं अल्लाह मालिक के आगे क्या करती है। बाकी दोनों छोटे बच्चे अभी छोटे ही हैं, तो जाहिर है जब बड़े होंगे तो मैट्रिक के बाद उनका माइंड देखेंगे, उसके बाद कुछ आगे जो है ना लाइफ अमल इख्तियार करेंगे। बाकी मेरा अपना फ्यूचर जो है तो जाहिर है मैं अब 41 से 42 साल की उम्र की हो चुकी हूँ। 3 केसेस झेल रही हूँ उसके बावजूद, और सेकेंडली सेवा जेल कर चुकी हूँ। तो आगे मैं नहीं जानती कि मेरे फ्यूचर में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। तो ये तो अल्लाह ताला को ही पता है कि वो मेरे फ्यूचर में क्या लिखा हुआ है, उसने मेरे मुस्तकबिल में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं पहले से उसके बारे में कुछ कह के बिना वजह जो है ना उसके कामों में मदाखलत नहीं कर सकती। मिसबा मैम, जिस तरह के काम आप कर रही हैं तो काफी उससे तजुर्बा भी हो जाता है। कोर्स वगैरह के आपने बताया, कागज वगैरह तैयार करवाती है, लोगों की हेल्प करती, और इससे दोनों ही तरफ हेल्प मिल जाती है, अदलिया को भी और कस्टमर्स को भी, आम आवाम को भी। और आपको जाहिर सी बात है कि तजुर्बा भी बहुत हासिल हो जाता है, प्लस यह है कि इनकम भी हो जाती है। तो आपने क्या आइडिया है, या अगर हम आपसे पूछें कि अदलिया को सुधारने के, अदलिया में क्या क्या ऐसे चांसेस हैं कि उन्हें ये काम कर लेने चाहिए ताकि उनमें सुधार आए, या ये कि मिसबा मैम क्या सोचती हैं कि अगर हम उनसे पूछें कि अदलिया में किस किस्म की चेंजिंग आनी चाहिए माइंडसेट में या किसी भी टेक्निकल चीजों में कि वो अदलिया एक अच्छी अदलिया गिनी जाए दुनिया के लेवल पर, क्या उसमें सुधार की गुंजाइश है? इस रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहेंगी, बताएं। शुक्रिया। अच्छा, अदलिया में सुधार तो मुझे नहीं लगता है कि अदलिया में किसी किस्म का भी कोई सुधार आने वाला है, बल्कि दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा है जुडिशरी सिस्टम हमारा। क्योंकि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो थे,
तो जब वो अदालत लगाते थे तो उनके सामने मुलजिम पेश होता था तो वो मुलजिम को कहर की निगाह से और मुद्दई को रहम तलब नजरों से देखते थे। तो यहाँ पे तो इनको समझ आता है कि एफआईआर फाल्स है या कुछ है, तो ये उल्टा जो है ना मुद्दई को तो देखते हैं जिल्लत भरी नजरों से और मुलजिम को देखते हैं रहम तलब नजरों से। और झूठी एफआईआर जहाँ इनको पता चल जाता है कि झूठी एफआईआर है, वहां भी ये मुलजिम को जो है ना कहरज़दा नजरों से देखते हैं और वहां मुद्दई को रहम तलब। मतलब उल्टा सिस्टम है यहाँ पे, बिल्कुल ही उल्टा। कि जब इन्हें पता होता है कि ये एफआईआर सच्ची है तो ये मुद्दई को ऐसे मतलब वो करते हैं ट्रीट जैसे कि जो है ना असल मुलजिम जो है, असल मुजरिम जो है वो मुद्दई है और मुलजिम को इस तरह ट्रीट किया जाता है मुजरिम को जैसे वो मुद्दई हो। तो ये सिस्टम है। और जरा जब इनको पता होता है कि ये एफआईआर फाल्स है और फेक है तो उस वक्त ट्रीट किया जाता है मुद्दई को जो है ना मुलजिम की तरह और मुलजिम को मुद्दई की तरह। बहरहाल अभी मेरे केसेस में तो ऐसा सिस्टम नहीं है। शुरू में जब मेरे साथ हुआ था तो उस वक्त भी मतलब जो है ना मेरे साथ तो सही चलता है, लेकिन जो पेपर वर्क होता है ना उसमें ये अपना कुछ ना कुछ गन कर देते हैं। तो इनके पेपर वर्किंग से जो है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाती है मुझे, क्योंकि सामने जुडिशरी भी जानती है कि मैं तमाम कवानीन जानती हूँ और बहुत अच्छी तरीके से जुडिशरी सिस्टम को समझती हूँ। इसलिए ये सब चीजें मेरे साथ तो खैर बड़े खेल हुए हैं इस वक्त ईस्ट के इलाके में, जिला ईस्ट में तो बहुत बहुत ज्यादा खेल खेला गया है मेरे साथ। और अभी एटीसी में देखें क्या होता है, अल्लाह मालिक है। तो ये सारा सिस्टम है और मुझे नहीं लगता कि जुडिशरी में अब किसी भी किस्म का सुधार आने वाला है, क्योंकि अभी मैं कल की ही बात ले लूं, 2 दिन पहले की 22 तारीख की, मुझे जेल से किसी ने हेल्प मांगी थी कि जना मैं जब जेल से रिलीज हो जाऊं तो मैं उनकी एक केस में उनकी मदद करूं। तो मैं अक्सर ऐसा करती रहती हूँ। तो मैं उनके केस में आई और जना 22 तारीख की डेट थी, मैंने एफिडेविट वगैरह बना के एप्लीकेशन लगाई कि ये जो उसका डीएनए नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए जो है ना डीएनए के लिए, डीएनए का क्योंकि कोई प्रोविजन ऑफ लॉ नहीं है फैमिली सूट में, तो और जो उसका वालिद है वो जो है ना उसके सौतेले मतलब जो है ना जो आखिरी भाई होते हैं मतलब, तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी और वो मुद्दई भी है जिन जेल में जो थी खवातीन, तो उनके मुद्दई भी थे। तो आप उसके जो है ना पावर ऑफ अटॉर्नी का मिस यूज कर रहा है वो मुद्दई जो है कसीम लड़का। तो आप ऐसा करें कि जो है ना क्या कहते हैं नाजिर के जरिए जो है ना असल वालिद का मतलब स्टेटमेंट घर से मंगा ले, क्योंकि वो पैरालाइज है। तो उस पे जो जज थी वहाँ की खड़ूस सी बहुत बदतमीज औरत है JM4 वेस्ट की ना, तो उसने जो है ना उठा के फाइल जो है ना दे मारी ऐसी झटक दी ना उसको रीडर को कि आप मेरे सामने इस तरह के केसेस क्यों लाते, चाहे आप लॉयर के जरिए जमा कराए। और मतलब बहुत ही बदतमीजी। और मुझ पहले भी देख रही थी कि एक औरत को उसने 2 बार जलील करके कोर्ट से निकाला, जबकि जो जेल जिन्होंने मुझे बोला था हेल्प मांगी थी उन्होंने भी मुझे यही बताया था कि वो बहुत बदतमीज औरत है और हमसे भी इसी तरह बात करती है, बहुत बदतमीजी करती है। मतलब कि नहीं आप जो है ना जेल से आई हैं और मुजरिम है, आप मुजरिमा है और मैं इतनी जल्दी की डेट आपको नहीं दे सकती है वो। मतलब वो बहुत मतलब जो है ना रूडली किस्म की औरत है JM4 वेस्ट की। तो उसके खिलाफ मैंने एप्लीकेशन दी। फिर जब इसने मेरी एप्लीकेशन लेने से इनकार कर दिया तो मैंने DJE वेस्ट को एप्लीकेशन दी, जबकि DJ वेस्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट के ऊपर मिसकंडक्ट की कार्रवाई करने की अहलियत रखता है और इतनी उसके अंदर वो है अथॉरिटी कि वो उसके खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई कर सकता था, उसे नोटिस रिकॉल कर सकता था। तो लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि आज जब मैं गई उसका जवाब मांगने के लिए तो मुझे बताया गया है कि वो जज जो डीजे है वो कहता है कि जज के खिलाफ मैं कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, तो ये जो है ना मेरे डोमेन में नहीं आता। मैंने कहा डीजे की डोमेन में मजिस्ट्रेट तो आता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि डीजे की डोमेन में मजिस्ट्रेट ना आए। मतलब ये सारा सिस्टम है ना एक को एक बचाता है। मतलब एक चोरी करता है तो दूसरा उसको छुपाता है और फिर उसके ऊपर जाओ तो फिर वो और छुपाता है। इत्तेफाक ही होता है कि कोई जो है ना मतलब कोई के अच्छा चल जाए और किसी पे अच्छे ऑर्डर आ जाए, ये इत्तेफाक है। अदरवाइज आजकल का जो सिस्टम है वो तो इसी तरह का है कि अगर आपने चोरी की है तो वो दूसरा बंदा उसकी आंख बंद कर देगा, उसकी आंख बंद कर देगा। मतलब ये सारा सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। जी बिस्मा मैम, आपने ब्रीफली सभी चीजों की जानकारी दी। आखिर में मैं सोचता हूँ कि आपसे 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लूं। आप जैसे पाकिस्तानी शहरी हैं माशाल्लाह, तो आप ये बताएं कि पाकिस्तान में कौन सा शहर, कौन सा कस्बा या कौन सा इलाका आपको सबसे ज्यादा पसंद है
और अगर कभी आपको बाहर गैर मुल्क में जाने का मौका मिले तो आप कौन से मुल्कों को प्रेफरेंस देंगी, बताएं। शुक्रिया। अच्छा, ऐसा है कि क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहती हूँ और मेरी रिहायशी इलाका मतलब पैदाइशी इलाका वह इलाका कराची है। यहाँ पे शहर जो है मेरा, और मेरी पैदाइश कराची में बंसरोड के इलाके में हुई है, तो मैं अपने ही इलाके को पसंद करती हूँ। वैसे तो पूरा पाकिस्तान मेरा है, मुझे पंजाब पसंद है, मुझे सिंध पसंद है, और मुझे जो है ना इस्लामाबाद पसंद है, मुझे पिंडी पसंद है, मुझे कोयटा पसंद है, और मुझे मतलब जो है ना जितने भी हमारे शहर है, रोड़ी हो, सक्खर हो, मतलब सरहद हो, तो मुझे अपने पाकिस्तान का हर शहर से प्यार है, हर शहर पसंद है। और सेकेंडली मुझे पाकिस्तान से बाहर जाने का कोई शौक वौक नहीं है। मैं अपने मुल्क में ही रह के, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे मुल्क को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए मैं अपने मुल्क में ही रहना चाहती हूँ। सेकेंडली अगर मुझे कभी बाई चांस जाने का मौका भी मिल जाता है कि मैं बाहर जाऊँ, तो मैं सबसे पहले इंडिया जाना चाहूँगी और अपने परदादा की बनाई हुई मस्जिद को जो है ना विजिट करना चाहूँगी, अपनी दादी से मतलब फूफी से मिलना चाहूँगी। और इंडिया जाके, वैसे वो अभी आई हुई थी जब मैं जेल गई थी, उस दौरान मेरी फूफी इंडिया से आई हुई थी, तो खैर मैं तो जेल चली गई कुछ दिन, लेकिन उनसे मुलाकात रही मेरी। तो अभी उनका 3 दिन पहले मुझे इंडिया से फोन आया था, और जो है ना काफी डांट पड़ी है मुझे उनसे इंडिया से। तो बहरहाल उसके बाद जो है ना बाकी अमेरिका में हमारे रिलेटिव्स है, मतलब भाई है मेरे हूस्टन में, सईद गद्दी, और उसके अलावा मेरे इंडिया से 2 फूफी के बेटे भी अमेरिका गए हुए हैं, और फिर यहाँ से भी कुछ अच्छा वगैरह के हैं। तो अगर गई तो ज्यादा से ज्यादा, वैसे तो मेरी कोई उम्मीद नहीं है और ना ही मुझे कोई शौक है, दिलचस्पी है, लेकिन अगर जाने का हुआ भी तो जाहिर है जहाँ हमारे भाई वगैरह हैं मैं वहीं जाऊंगी, और तो इसके अलावा कहीं नहीं जाऊंगी। ये मिसाली बात कह रही हूँ मैं। और बाकी कनाडा में भी मेरी एक सिस्टर है, मतलब ताया की बेटी है, तो बस इससे ज्यादा मेरी कोई सोच नहीं है। और बाकी मुझे पाकिस्तान में ही रहने का शौक है, मुझे पाकिस्तान से बाहर जाने का शौक ही नहीं है, ना कोई दिलचस्पी है, इसलिए मैंने आज तक पासपोर्ट तक नहीं बनवाया। जी बिस्मा मैम, बहुत खुशी हुई कि अगर आपको कभी बाहर जाने का मौका मिला तो इंडिया भी आपकी लिस्ट में है, और अगर कभी ऐसा मौका हुआ तो मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह आप हमारे यहाँ भी जरूर तशरीफ लाइएगा। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप कराची से बिलोंग करती हैं, तो कराची तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद सिंध स्टेट में है, और सिंध स्टेट का कैपिटल है शायद ये। तो यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप कैसी पाती हैं, कैसी समझती हैं, और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बताइएगा प्लीज थोड़ा सा। और फिर तो जाहिर सी बात है कि आप सिंधी भी जानती होंगी, अगर सिंधी जानती हैं आप बोलना तो 2-4 लाइन प्लीज बोलिएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह मिस्मा मैम। आपसे बहुत फ्रूटफुल जानकारी मिल रही है और मेंबर्स भी काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं, और सभी लोगों का तकाजा यह है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि हम वक्तन फौक्तन सेशंस करते रहेंगे और इस तरह की बातें जानकारी की लेते रहेंगे। आज काफी तवील प्रोग्राम हो गया। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया, हम इसको कैरी ऑन करेंगे और बातें आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली करते रहेंगे। आप तशरीफ लाई, जानकारी दी, बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम अमीर साहब, और बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा जो है ना ये इंटरव्यू लिया, और आप इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं और जो है ना मेरा ये इंटरव्यू व्हाट्सएप ग्रुप पे ले रहे हैं, सोशल मीडिया पे। तो बहरहाल इस पे काफ़ी लोगों ने मतलब जो है ना पेश शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन चूंकि जाहिर है मैं खुद लेफ्ट थी ग्रुप से कल से, तो इसलिए मैं नहीं कर पाई। तो बहुत लोग थे जो जानना देखना चाहते थे, इस इंटरव्यू को सुनना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें तसल्ली दी है कि ये वीडियो बना के अपलोड होगी, तो इंशाल्लाह मैं आपको इसका लिंक भेज दूँ। जी बिस्मा मैम, हम इंशाल्लाह लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, वो आप दे दीजिएगा। और जिन भी मेंबर्स को आप ऐड कराना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छी बात है ये तो कि मुल्कों की आवाम में तो कम से कम बहुत प्यार मोहब्बत बढ़ता ही है, और आप जब भी ऐसा चाहेंगी तो प्लीज एडमिन बन के आप खुद ही ऐड कर दीजिएगा। आपका भी इस्तकबाल और आपके मेंबर्स का भी इस्तकबाल है। जब भी आप चाहेंगे तो मुझे आप बता देना, मैसेज दे देना, हम आपको एडमिनशिप दे देंगे और आप खुद ही ऐड कर दीजिएगा, उनका भी इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह।